आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। जय जोहार, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन हमर मयारू संस्कार धानी में और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ठेकेदार की मनमानी से ग्रामीणों में आक्रोश, अप्रोच रोड के निर्माण कार्य में घटिया मटेरियल का उपयोग, ठेकेदार के कार्य से ग्रामीण नाराज। 18 सितंबर को नगर पालिका के पूर्णकालिक अध्यक्ष का चुनाव, पीठासीन अधिकारी एसडीएम टंकेश्वर साहू को नियुक्त किया गया। अध्यक्ष पद के लिए सीधे तौर पर मतदान की प्रक्रिया। बाढ़ का पानी कई गांव में घुसा, किसानों की कई फसलों को हुआ नुकसान, परेशान किसान से इंडिया टाउन न्यूज की खास बात। भारी बारिश के चलते ग्रामीण इलाकों में बाढ़ की चपेट में आया युवक, ग्रामीणों ने बचाई युवक की जान। डीजे की तेज आवाज से हो रहे कई हादसे, राज्य सरकार ने डीजे को लेकर जारी की नई गाइडलाइंस, गणेश समितियों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। संकुल प्रभारी को अटैच किए जाने के खिलाफ प्रदर्शन, सैकड़ों महिलाओं ने निकाली रैली, अटैचमेंट आदेश को निरस्त करने की थी मांग। कवर्धा पुलिस ने 2 स्थानों पर मारी रेड, देह व्यापार के आरोप में 8 युवती सहित 2 पुरुष गिरफ्तार, एजेंट की तलाश में जुटी पुलिस। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव पहुंचे, बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात, भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार को जमकर घेरा। चलिए बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। 2 दिन की मूसलाधार बारिश से नदी नालों का जलस्तर एकाएक बढ़ गया था, जिससे क्षेत्र में बारिश ने भयंकर बाढ़ का रूप ले लिया था। राजनांदगांव से महज 10 किलोमीटर में ग्राम खुटेरी की हालत यह है कि जिले भर के विभिन्न इलाकों का आपसी संपर्क भी टूट चुका था और आवागमन व्यवस्था भी बाधित हो गई थी। अब बाढ़ के बाद किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। वहीं ग्रामीण किसान अब फसल को लेकर के काफी परेशान भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश को धान का कटोरा भी कहा जाता है। इस प्रदेश को धान का कटोरा के नाम के लिए किसानों की मेहनत का अहम योगदान होता है। मगर जरा सोच कर देखिए कि जब प्राकृतिक आपदा की वजह से किसान ही परेशान होंगे तो छत्तीसगढ़ के इस नाम का क्या ही मतलब होगा। किसानों ने बाढ़ से फसल बर्बाद होने की दर्द को इंडिया टाउन न्यूज के सामने बयां किया है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यूं ही ये नाम नहीं पड़ा है, उसका भी एक कारण है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा धान की उपज होती है और इस धान की उपज के बाद आज हम आपको वो खबरों को, वो तस्वीरों को दिखाने जा रहे हैं जो एक बारिश में पूरे धान के कटोरा नाम को तहस नहस कर रखा है। बारिश होती है, बाढ़ जैसा स्वरूप हो जाता है और बाढ़ जैसा स्वरूप होने के बाद आप इस खेत को जो देख पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पूरे फसल को खराब कर चुका है, ख़त्म कर चुका है। इस धान के कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिले के ग्राम सोमनी के पास लगा हुआ खुटेरी गांव है और इस खुटेरी गांव के इस तहस नहस हुए उस खेत का वो नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि ऐसे हालात में अब वो किसान क्या करेंगे जब उनके पास खेत ही सुरक्षित नहीं बचेगा। अभी हमारे साथ ग्राम खुटेरी के वो किसान लोग भी है और कितना कुछ किसानों का नुकसान हो गया है वो सारा चीज़ को हम जानने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है, किसान का इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है इस नाम को बनाने के लिए। अब जब बारिश में ही इस प्रकार का हाल हो जाए तो किसान कहाँ जाए? अब वो तो इधर का ना रहा है ना उधर का रहा सर। अब ऊपर वाला भरोसा किए थे तो भी पूरा ले गया, हम क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे? हम ना बीमा भी करवाएंगे तो उतना बीमा हमको मिलता ही नहीं। बीमा नहीं मिलता है? बीमा उतना मिलता भी नहीं और मिला भी नहीं अभी तो फिलहाल। क्या कहते हैं सोसाइटी वाले बीमा के लिए? सोसाइटी वाला खातू कचर लेते हैं, सिम कट जाता है बस, है ना? बाकी बीमा नहीं देते हैं? बीमा नहीं मिला अभी तक। तो तकरीबन कितने किसान होंगे यहाँ पर जो ऐसे बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं? कम से कम यहाँ से करीब 50 किसान के आसपास है, जिसका यहाँ खुटेरी गांव में पूरा फसल बर्बाद हुआ है। मेरे हिसाब से लगता है कि सरकार और जो प्रशासन है पूरा लचर व्यवस्था है, इसके लिए कोई आगे के लिए वो कदम नहीं उठाए हैं अभी तक।
किसानों का ये जो छत्तीसगढ़ का एक नाम कहा जाता है धान का कटोरा, अब जब किसान ही उस कटोरे को सुरक्षित ना रख पाए तो शासन प्रशासन से क्या मांग करेंगे? मैं आपको क्या बताऊं सर, मेरा 14 एकड़ खुद आप देख रहे हो मौके में है ना, और मेरा परिवार खेती ऊपर निर्भर है। मेरा परिवार 28-29 सदस्य का एक परिवार है, जिसमें टोटल 14 एकड़ ज़मीन मेरे चाचा, मेरे पिताजी, मेरे बड़े पिताजी के नाम में है। और आज हम सड़क में आने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हमारा 14 एकड़ का फसल आप देख रहे हो, आपका वीडियो भी बना रहे हो है ना, तो हम लोग तो सड़क में आ गए। हमारी क्या ज़िंदगी रहेगा, क्या भविष्य रहेगा। मैं आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से निवेदन चाहता हूँ, मेरे परिवार की दयनीय स्थिति को देखते हुए तत्काल मुआवजे की व्यवस्था करें, ताकि मेरा परिवार कुछ जीवन व्यतीत कर सके। अन्यथा हमारी परिवार तो सड़क में आ जाएंगे, भीख मांगने के कगार में होगा। इसलिए मैं बार बार विष्णुदेव सरकार जी से निवेदन चाहता हूँ, रमन सिंह जी से निवेदन चाहता हूँ कि हमारी स्थिति को देखते हुए कुछ न कुछ हमें मदद करने के प्रयास करें। बाढ़ से प्रभावित लोग भी हैं और किसान भी हैं। अब जब बड़ा सवाल उठ रहा है कि किसान का ये खेत ही नहीं बचेगा तो वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा और छत्तीसगढ़ शासन को धान कैसे देगा। बड़ी बात तो, बड़ा सवाल तो ये भी उठ करके आ रहा है कि जब सोसाइटी में इनके द्वारा जाया जाता है, बीमा की मांग की जाती है, तो बीमा का कोई भी रकम इन तक के नहीं पहुंचता है, इनको नहीं दिया जाता। क्या जो बीमा का रकम किसान तबके को देख करके दिया जाता है क्या? बाढ़ में प्रभावित लोगों को आज तक कभी बीमा नहीं दिया गया है, उनको क्षतिपूर्ति नहीं दी गया है ना। सर्वे हमेशा कराता है, लेकिन वो कागज में ही रह जाता है। किसी सरकार ने नहीं किया, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, किसी सरकार ने नहीं किया है। और मैं आपको क्या बताऊं सर, मेरा हालत तो ऐसा है कि बीपी चढ़ चुका है। मेरा 14 एकड़ का फसल पूर्ण रूप से क्षति हो गया है। मेरा 28-29 परिवार है, मैं कैसे जीवन चलाऊंगा, कैसे परिवार पालूंगा, ये मेरे लिए बड़े दुख की बात है। मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं बार बार निवेदन करता हूँ विष्णुदेव सरकार से। इसमें जो समिति है, सोसाइटी है, वो छोटे किसान और बड़े किसान ऐसे देख करके बीमा देती है? बीमा देती है, लेकिन जब पूर्ण रूप से प्रदेश में होता है या जिले में होता है उस आधार पर देता है, लेकिन जिनका क्षति होता है पर्सनल, उनको नहीं देता है। आज तक ना दिया है, ना कभी दिएगा। ये तो किसानों की स्थिति है जो दयनीय हो चुकी है। लेकिन मैं एक बार फिर से कैमरामैन से चाहूँगा कि एक बार वो तस्वीरों को दिखाए कि बाढ़ के बाद क्या एक रूप बन गया है उस खेत का। पूरी की पूरी जर्जर सी नज़र में आ रही है, खेत पूरा का पूरा ख़त्म सा नज़र में आ रहा है। अब शायद इसमें कुछ बो पाना संभव सा ना हो। आखिरकार इस विषय को लेकर के छत्तीसगढ़ शासन क्या करती है और कब तक कि इनको मुआवजा मिलता है या नहीं मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन महेश्वर साहू के साथ इंडिया टाउन न्यूज़, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खैरागढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत बैगाटोला के आश्रित ग्राम डूमर डी से रंग कठेरा के बीच पुल के अप्रोच रोड के निर्माण कार्य में ठेकेदार की मनमानी से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। नाराज ग्रामीणों ने बताया है कि अप्रोच रोड के निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा घटिया मटेरियल का उपयोग कर गुणवत्ताहीन निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने ये बताया है कि विभागीय अधिकारी कार्य के निरीक्षण में नहीं आते, जिससे ठेकेदार अपनी मनमानी कर रेत की जगह डस्ट का उपयोग कर रहा है तथा सीमेंट की सड़क पर पानी की तराई भी नहीं कराई जा रही है, जिससे सड़क जल्द ही उखड़ जाएगी। सबसे पहले जो रोड बना थे सीसी रोड रंग कचरा से डूमर डी में कंबाइंड हो थे, वो रोड हमारे हिसाब से जैसे बनना है वैसे नहीं बन पाते। माल की जगह माटी का उपयोग करे थे, माल डाला थे, माल में थोड़ा मिट्टी विट्टी भी मिलावट है, रेती गिट्टी जैसे चाहिए वैसे नहीं बना थे। जैसे 16 बोरी माल बनना है वैसे 8 बोरी माल बना थे, तो वैसे टाइप से कहाँ बनी हुई है। जैसे अच्छे तरीके से साफ माल रहना चाहिए, वैसे पूरे मिट्टी लगे है, न तो अंदर में कुछ नहीं है। जैसे लाए थे वैसे उल्दा थे, वैसे हिसाब से बना थे। तो हमारे गांव वाले ग्रामीण के कहना ये है जैसे बनना है वैसे नहीं बना थे, तो हमारे अच्छा काम कर लिया आप मन ला। जो हिसाब से बनना था ये रोड वो हिसाब से नहीं बन रहा है। यहाँ पर सीमेंट की कमी कर रहा है, ड्रग्स के साथ बना थे। जो वाल है साफ सफाई सीधा बनना था वो भी नहीं बन पा रहा है, पूरा रफ बना थे यहाँ पर। डीजे के तेज आवाज की वजह से लगातार हो रहे हादसों पर हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद राज्य सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है।
देश में डीजे संचालकों को निर्धारित सीमा के अंतर्गत डीजे बजाने, गाड़ियों पर डीजे बॉक्स रखकर बजाने पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं व दूसरी बार ऐसा करने पर गाड़ी का परमिट रद्द करने की बात कही गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बिना वाहन को कोई भी नया परमिट जारी नहीं किया जाएगा। बता दें कि इसी को लेकर खैरागढ़ में गणेश विसर्जन में निकलने वाली झांकी में डीजे बजाने की अनुमति लेने सभी गणेश समितियों के प्रमुख और डीजे संचालक विधायक प्रतिनिधि मनराखन देवांगन के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपने पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि गणेश विसर्जन में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी बाजे गाजे के साथ झांकी निकाली जाएगी और अगर अधिकारी कानूनी कार्यवाही का धौंस दिखाएंगे तो कलेक्ट्रेट का घेराव कर धरने पर बैठ जाएंगे। एसडीएम टंकेश्वर साहू ने सभी समिति प्रमुखों और डीजे संचालकों को शासन द्वारा जारी आदेश को पढ़कर सुनाया और आदेश का पालन करने को कहा है और पालन न करने पर आदेश के अनुरूप कार्यवाही करने की बात भी की है। हम सारे साथी लोग आज प्रशासन को कहने आए हैं कि हम 18 तक झांकी निकालेंगे और इस प्रकार से अगर हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई का धौंस दिखाएंगे तो हमारे युवा लोग साथी लोग इस खैरागढ़ कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठकर वो चक्का जाम करने के लिए मजबूर होंगे। इस बात को हम लोग कहने प्रशासन को आए हैं। हम लोग यहाँ पे गणेश उत्सव में डीजे लगाने के लिए ज्ञापन देने आए थे और एक जानकारी जहाँ शासन के स्तर में मिला है कि माननीय हाई कोर्ट बिलासपुर के द्वारा गाड़ी में नहीं साउंड बांधना है। उस संबंध में साहब के द्वारा जानकारी दिया गया। इससे यहाँ डीजे व्यवसाय से जुड़े हुए हजारों युवक बेरोजगार हो जाएंगे। बहुत सारे लोग बैंक से कर्ज लेके खेत जमीन सब बेच के यहाँ डीजे लिए हुए हैं। इसका ध्यान में रखते हुए सरकार से शासन से गुजारिश करते हैं कि इसके लिए परमिशन देने की कृपा करें। आज गणेश समिति वाले लोग शहर में तीसरे वर्ष भव्य झांकी निकालने के संबंध में ज्ञापन देने आए थे। उसमें उनका कहना यह था कि डीजे वगैरह बजाने का जो है अनुमति दिया जाए करके, तो उनको स्पष्ट समझाइश दिया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश है और शासन का दिशा निर्देश है उसके अनुसार से नॉइज पॉल्यूशन के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश है कि गाड़ियों पर साउंड बॉक्स रखकर डीजे नहीं बजाना है। उस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी और अवमानना कार्रवाई के संबंध में भी और डीजे बजने पर जब्त किए जाने के संबंध में भी उनको जानकारी दी गई। और ये भी बताया गया कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कोर्ट ऑफिस से 100 मीटर एरियल डिस्टेंस पर लाउड स्पीकर भी बजने पर भी जो है कहना चाहिए कार्रवाई होगी। उनको स्पष्ट जो है शासन का जो गाइडलाइन है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश है उसके संबंध में बता दिया गया है। और अगर जो है कहना चाहिए अवमानना करेंगे कोर्ट के निर्देश का या शासन के निर्देश का तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। खबर संस्कार धानी से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव पहुंचे और तीजोत्सव में शामिल हुए। साथ ही साथ भूपेश बघेल मोहरा गांव में बाढ़ पीड़ितों से मिलने गए। पत्रकारों की चर्चा कर भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार को जमकर घेरा है। बता दें कि भूपेश बघेल ने बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उन्होंने पीड़ित लोगों को सामग्री का वितरण भी किया। इस दौरान भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए सत्ता की बीजेपी सरकार को जमकर घेरा है। आज पता चला है विष्णुदेव जी को, भाई 10 महीने हो गए उसे मुख्यमंत्री बने और 10 महीने में आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था तार-तार हो चुकी है। आज कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। यहाँ एक तरफ व्यापारी के यहाँ लूटपाट हो रही है तो दूसरी तरफ छात्र छात्राएं आंदोलन करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। तीसरे तरफ हत्या जैसी घटनाएं हो रही है, चाकूबाजी, गोली चलाने के काम। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि बहु बेटी सुरक्षित नहीं है। स्कूल में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, हॉस्टल में सुरक्षित नहीं है, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ सुरक्षित नहीं है। तो आज बहु बेटियां भी इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? केवल सुधर जाओ कहने पर थोड़ी होगा, कोई कार्रवाई करके बताओ। यदि इस प्रकार से हत्या, डकैती या बलात्कार की घटनाएं हो रही है और उसके बाद भी रुक नहीं रहा है, लगातार गोलियां चल रही है, चाहे भिलाई हो, बिलासपुर हो, रायपुर राजधानी कई बार हो गया,
तो कार्रवाई करके बताओ ना, किसी की जिम्मेदारी ठहराओगे? किसी की जिम्मेदारी नहीं, केवल आप डांट दोगे बस। भारी बारिश के चलते ग्रामीण इलाकों में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो रही है। नदी नालों का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। इस दरमियान एक युवक बाढ़ की चपेट में आ गया और सड़क से बहकर लगभग 40 फीट दूर खेत में जा फंसा। साथ ही युवक की बाइक भी बह गई। लेकिन इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। बता दें कि अपनी जान की बाजी लगाकर बाढ़ में फंसे युवक की मदद की और युवक को वहां से सुरक्षित निकाल लिया। आपको बता दें कि ऐसे क्षेत्रों में पुलिस बल के साथ एसडीआरएफ की टीम की भी तैनाती की जाती है ताकि प्राकृतिक आपदा से आम लोगों को बचाया जा सके। मगर बड़े ही सोचने का विषय तो ये है कि राजनांदगांव में न तो एसडीआरएफ का कार्यालय है और न ही एसडीआरएफ की टीम। फिलहाल युवक को सुरक्षित घर तक भेज दिया गया है, मगर आपदा नियंत्रण और लोगों की सुरक्षा का जिम्मा कौन उठाएगा, अब ये बड़ा सवाल बनता जा रहा है। बीते दिनों बहुत तेज ही बारिश हुई थी और बारिश के बाद शहर तो शहर, ग्रामीणों में कितना ज़्यादा इसका बारिश का प्रभाव देखने को मिला, वो सारी चीज़ को दिखाने के लिए आज हम ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचे और इस ग्रामीण क्षेत्र में हम राजनांदगांव से महज 10 किलोमीटर की दूरी में स्थित ग्राम सोमनी और सोमनी के पास से लगा हुआ ग्राम खुटेरी है और इस खुटेरी में हम आए हुए हैं। नमस्कार, मैं सौरभ ताम्रकार और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़। मैं भी जिस खबर को आप तक के पहुंचा रहा हूं वो खबर एक व्यक्ति की जान माल को बचाने को लेकर के, यहाँ की पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा और किस प्रकार से लोग उस चीज़ों को देखे थे और उस समय क्या एक दहशत क्या घटना हुआ था कि युवक किधर से आ रहा था, किधर जा रहा था और कैसे वो पानी में फंस गया। वो सुरगी से खुटेरी की ओर धीरी गांव जाना था उसको। उसका गांव धीरी है, तीजा छोड़ने गया था, वापस आ रहा था। ये लगभग 6:30 बजे की घटना है। 6:30 बजे लड़का बहा गया और हम लोगों को कुछ आधा पौन घंटे के बाद सूचना मिला। सूचना के आधार पे हम लोग आए ग्रामीण। बाढ़ बढ़ते क्रम में था और उनको बचाना नामुमकिन था, फिर भी हमारे गांव के युवा साथियों ने सहयोग किया। 5 तो डोर लाए, उनको डोर में कमर में बांध के उनको निकाले, उनको बचाए, उनको सूखा कपड़ा दिए। उनके बाद उसको पुलिस थाना सोमनी सामुदायिक से हॉस्पिटल ले गया, वहाँ पे उनका इलाज हुआ है ना। और मैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे गांव के युवा साथी अपने जान जोखिम में डाल के उनको 8:30 पौने 9 बजे रात्रि में निकाले, है ना। इसके लिए मैं अपने गांव के युवा साथियों को धन्यवाद देता हूं जो किसी व्यक्ति के जान बचाए। गांव के कुछ युवा लोग भी हैं जो कि उस समय मौजूदा रूप में थे जब गाड़ी और युवक दोनों एक साथ बह गए थे। तो सूचना मिलती है आगे गांव पे और आगे गांव में सूचना मिलने के बाद किस प्रकार से उनका मेहनत रहता है। जी, कैसे आप लोगों को सूचना मिली है और क्या उस समय का एक वो मंजर था? मंजर बहुत भयानक था। शाम का टाइम था, लोगों में इतना दहशत था कि वहाँ से इतना 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर लगभग पानी आने में बहुत मुश्किल था। शाम टाइम था और ये जो युवा है हमारे साथी, ये बहुत मेहनत किए हैं और उस आधार पे ना यहाँ पे बाढ़ वाले को यहाँ पानी पुलिस वाला था और पुलिस वाला भी आए थे, उसका भी थोड़ा सहयोग था। आए टार्च वगैरह लेके थोड़ा वो भी मेहनत करके बताया। हम लोग डोर वगैरह रस्सी लाए। उसके बाद जो भयानक मंजर था, अगर उसमें जो हकीकत था 8-10 लोग थे, उसको अगर पूछेंगे तो और बताएंगे, लेकिन बहुत मंजर था। मैंने बताया ये इसकी सूचना कैसे मिली? आप लोग तो इस जगह से दूसरे क्षेत्र में रहते हैं, कैसे आप लोगों को सूचना मिली? अब गांव वाले के पास कोई आया था, डीआई वाला, वो बताया बोले, उसके ज़रिए से हम लोग आए यहाँ पर और पुलिस वाले भी आए थे और एक भैया आया था, वो अपना कपड़ा उपड़ा दिया, रस्सा पर खींच के लाए हैं। और गाड़ी उसका जो सुबह जेसीबी से निकाला, गुरुवार सुबह निकाले उसकी गाड़ी को, जेसीबी से 12 बजे निकाले हैं। बड़ी बात हम आपको ये बता दें कि बीते दिनों जब बाढ़ आई थी तो बाढ़ के बाद ग्रामीणों के द्वारा इस प्रकार का ये रेस्क्यू किया गया है, जिसमें पुलिस का एक ही जवान बताया जा रहा है जो साथ में था, लेकिन रेस्क्यू टीम की कोई भी टीम यहाँ नहीं थी। आपको एक बड़ी बात और भी बता दिया जाए तो एसडीआरएफ की टीम शासन प्रशासन द्वारा कही जाती है, लेकिन राजनांदगांव जिले भर में एसडीआरएफ की टीम एक भी नहीं है, ना ही उसका कार्यालय है। कैमरामैन महेश्वर साहू के साथ इंडिया टाउन न्यूज़, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव।
और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ये संस्कारों की नगरी है, छत्तीसगढ़ के सरोकारों की नगरी है। ये नगरी है रियासत की, ये नगरी है सियासत की। संस्कार धानी के सरोकारों से अपडेट कराता इंडिया टाउन न्यूज का खास बुलेटिन। जिसमें शामिल होगी राजनांदगांव के साथ ही दुर्ग, भिलाई, कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई की सभी खबरें देखिए हर रात 8 बजे हमर मयारू संस्कारधारी, सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र वर्मा के इस्तीफे के बाद अध्यक्ष की कुर्सी खाली हो गई थी, जिसके बाद शासन ने आदेश जारी कर अमलीपारा से पार्षद गिरिजा चंद्राकर को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया था। अब 18 सितंबर को नगर पालिका के पूर्णकालिक अध्यक्ष का चुनाव होना है, जिसके लिए पीठासीन अधिकारी एसडीएम टंकेश्वर साहू को नियुक्त किया गया है। एसडीएम टंकेश्वर साहू ने नगर पालिका के सभी निर्वाचित पार्षदों को पत्र भेजकर इसकी विधिवत सूचना देकर निर्धारित समय पर उपस्थित होने को कहा है। बता दें, अध्यक्ष पद के लिए सीधे तौर पर मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अध्यक्ष पद पर निर्वाचन की कार्यवाही 11 बजे से शुरू होगी और 12 से 12:30 तक मतदान की प्रक्रिया पूरी कर तुरंत निर्वाचन परिणामों की घोषणा होंगी। अध्यक्ष चुनाव को लेकर हो रही गहमा गहमी को देखते हुए प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त भी कर लिए हैं। इसके लिए पूरे नगर पालिका को छावनी में तब्दील किया जाएगा। वर्तमान में नगर पालिका में भाजपा और कांग्रेस दोनों के 10-10 पार्षद हैं। ऐसे में बिना सेंधमारी के अध्यक्ष पद पर कब्जा संभव नहीं है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के 3 पार्षद भूमिगत हो चुके हैं। ऐसे में एक दूसरे के दलों में सेंधमारी का प्रयास लगातार जारी है। बहरहाल भाजपा सत्ता में आने के बाद अध्यक्ष पद पर कब्जा कर अपना दबदबा कायम रखने के लिए प्रयासरत है, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष पद खोकर गई अपनी प्रतिष्ठा को फिर से वापस पाने के जुगाड़ में लगी हुई है। देखिए, 2.5 साल पहले नगर पालिका में हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उनके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग षड्यंत्र पूर्वक उनको बर्खास्त करवा दिए। उसके बाद ये नया चुनाव अध्यक्ष के लिए नगर पालिका का 18 तारीख को होना है। निश्चित रूप में हमारी 10 सीटें, 10 पार्षद हमारे हैं, 10 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं। निश्चित रूप में हम लोग कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। नगर पालिका परिषद चुनाव के लिए जिलाधीश कार्यालय द्वारा एसडीएम खैरागढ़ साहू को निर्वाचन अधिकारी घोषित कर चुके हैं और निर्वाचन अधिकारी द्वारा 18 सितंबर को 11 बजे बैठक बुला कर विधिवत नए अध्यक्ष का निर्वाचन की प्रक्रिया होगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे 10 पार्षद एकजुट है, एक साथ हैं और एक सवाल प्रत्याशी का सभी पार्षदों की राय शुमारी पश्चात प्रदेश में पर्यवेक्षक आएंगे और उसके बाद सभी पार्षदों से राय शुमारी पर पर्यवेक्षक और पार्टी संगठन द्वारा प्रत्याशी तय करेंगे। नगर पालिका चुनाव के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग से निर्देश आया है। उस संबंध में पार्षदों का सम्मेलन बुलाया जाना है। 9 तारीख को नोटिस जारी हुआ है, सभी को सूचना जारी हो गई है। 18 तारीख को पार्षदों का सम्मेलन बुलाया गया है और वहाँ जो है 11 बजे से जो नगर पालिका अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिना जांच के बिहान समूह की संकुल प्रभारी को अटैच किए जाने के खिलाफ सैकड़ों महिलाएं रैली निकालकर तहसील कार्यालय पहुंची हैं।
बता दें कि बालोद जिले के डोंडी ब्लॉक मुख्यालय में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत काम करने वाली बिहान समूह और भरीटोला गांव के सैकड़ों महिलाओं ने रैली निकाली है, जहां पीआरपी मोनिका पटेल के अटैचमेंट आदेश को निरस्त करने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की गई। दरअसल पीआरपी पटेल पर 2023 में हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम में बच्चों की जाति पूछकर रखने का आरोप लगा था। वहीं पीआरपी के समर्थन में क्षेत्र की बिहान समूह की सभी महिलाएं और भरीटोला गांव की महिलाएं उन पर लगे आरोप को बेबुनियाद बताकर निष्पक्ष जांच करने की मांग करते हुए और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रही हैं। जो रेवा रावटे नाम के व्यक्ति है तेहा लगातार मोला मानसिक रूप से प्रताड़ित करत है और बार बार यह न्यूज वगैरह में छपवात है कि मोनिका हा जाति पूछ के हमारे लड़का मन ला कार्यक्रम में मना करिस करके। अगर ऐसे होती तो मैं कोई भी कार्यक्रम नहीं करवाते हूँ, जो कि जितना वो अपन जो कारनामा करत है तेमें जोला बुला है, जबकि जितना जन वहाँ पे दिखा थे वो जो भी अखबार में छपवा थे घेराव करेला थे वो व्यक्ति है जो कार्यक्रम में संलग्न ही नहीं रही से, वहाँ पे उपस्थित ही नहीं रही से। जो हमारे पीआरपी दीदी है ओकर ऊपर जो झूठा आरोप लगे कि वो जातिगत भेदभाव करते ये सरासर झूठ है। मैं भी आदिवासी हूँ और मैं 7 वर्ष से दीदी के साथ काम करत हूँ। कभी ऐसे नहीं हुए, जब भी कार्यक्रम होते साथ में उठना बैठना साथ में खाना पीना है, लेकिन कभी इस तरह की बात नहीं हुए। लेकिन पता नहीं वो सरपंच और रेवा रावटे किस आधार पे दीदी पे ये इतना सारा झूठा इल्जाम लगाते। कवर्धा शहर में लगातार देह व्यापार की शिकायत मिलने के बाद कवर्धा पुलिस ने शहर के राजनांदगांव बाईपास रोड स्थित मकान और खुटू रोड स्थित मकान में रेड मारी, जहां दोनों स्थान पर 8 युवती और 2 पुरुष संदेहास्पद स्थिति में मिले। पुलिस ने इन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया है। वहीं बता दें कि पुलिस की गिरफ्त में आई युवतियां अलग अलग शहरों से हैं, जहां सभी युवतियां एजेंट के संपर्क से पहुंचती हैं। वहीं फिलहाल एजेंट फरार बताया जा रहा है, जहां सिटी कोतवाली थाना पुलिस एजेंट की तलाश में जुटी हुई है। लगातार शहर के लोगों से सूचना मिल रही थी कि राजनांदगांव बाईपास रोड और खूटू जो वार्ड नंबर 17 है वहाँ पे कुछ महिलाएं आके वेश्यावृत्ति का काम कर रही हैं। कल पुलिस टीम गठित करके रेड की कार्रवाई की गई। 8 महिलाएं और 2 पुरुष संदिग्ध अवस्था में मिले हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई कर माननीय न्यायालय में पेश की जा रही है। और इसी के साथ हमारे खास बुलेटिन हमर मयारू संस्कार धानी में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।